तो गाइस आज हम एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी रिफाइनर इन हिस्ट्री होने वाला है। और मैंने इसे यूट्यूब के ऊपर चेक किया जहाँ पर कि मुझे पता लगा कि इसके 15 से 20 चैप्टरों को एक्सप्लेन करने के बाद किसी ने भी इसे आगे एक्सप्लेन नहीं किया। और वहीं अभी तक के इसके चैप्टर जो है वो 200 प्लस चैप्टर रिलीज हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आज इस सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इसे आगे कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो उसके बाद मैं इसे कैंसिल कर दूसरी मानवा को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो फिर अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एक नरेटिंग वॉइस जो होती है वो हमें बताती है कि जो 9 मिथिकल रियलम है उनके अंदर मार्शल आर्ट का केवल एक ही रूल है कि जो सबसे पावरफुल होता है उसे ही रिस्पेक्ट दी जाती है। और इन पावरफुल कल्टीवेटरों के बारे में पता करने के लिए या फिर इन पावरफुल कल्टीवेटरों को रिस्पेक्ट देने के लिए एक लिस्ट जो है उसे बनाया गया है और उस लिस्ट को हेमनली लिस्ट जो है वो कहा जाता है। और इस तरह के भी रूमर्स जो है वो चारों तरफ फैले हुए हैं कि जो भी इस हेमनली लिस्ट के अंदर आता है उस पर्सन के अंदर अनलिमिटेड पावर होती है और वे लोग जो होते हैं वो अपनी पावर का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वे चाहे तो हवा को चला सकते हैं, बारिश को करवा सकते हैं, किसी भी वॉर को रोक सकते हैं या फिर किसी के भी साथ में वॉर को स्टार्ट करा सकते हैं। और अगर बात की जाए उस पर्सन की जो कि इस हेवनली लिस्ट के नंबर 1 रैंक पर था, तो उसने बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट जो थी वो प्राप्त की और उसने इस पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। जिस टाइम पर वो इमोर्टल और गॉड्स के खिलाफ जाकर जो हेवन था उसके भी खिलाफ खड़ा हो गया। और उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और आसमान से जो हेवनली रेवोल्यूशन की लाइट होती है वो वहाँ पर गिर रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और पर्सन जो होते हैं वो आने लगते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि वो स्टार्ट होने वाला है। बॉडी रिफाइनर ग्रैंड मास्टर ये चैंग जो है वो यहाँ पर सबसे पावरफुल हेमनली रेवोल्यूशन जो है उसे फेस करने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम ये चैंग जुआन है जो कि हेमनली लिस्ट के नंबर 1 रैंक पर है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि आसमान के अंदर से एक बहुत ही बड़ी सी स्वॉर्ड जो होती है वो निकल कर आने लगती है, जिसे देखने के बाद ये चैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये स्टार्ट हो गया। और ये चैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड होती है वो सीधे ये चैंग की तरफ ही आने लगती है और हमें इस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि ये एक डिवाइन स्वॉर्ड है। और इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो हेमनली डाओ है वो हेमनली रेवोल्यूशन के फर्स्ट लेवल के अंदर ही जो डिवाइन स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल करेगी। जो सुनकर उसके साथ खड़ा हुआ पर्सन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस तरह के रूमर्स फैले हुए हैं कि ये जो हेमनली डाओ है वो केवल उसी के ऊपर डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी परमिशन को प्राप्त कर लेता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो ये चैंग है वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है कि जो हेमनली डाओ है वो खुद उसे यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये चैंग के ऊपर वो डिवाइन स्वॉर्ड जो होती है वो आने लगती है। लेकिन तभी हम ये चैंग को देखते हैं जो कि फुल स्टाइल को मारते हुए अपनी 2 उंगलियों को ऊपर उठाता है और केवल अपनी 2 उंगलियों से ही जो वो डिवाइन स्वॉर्ड होती है उसे पकड़ लेता है। और हम देख पाते हैं कि ये चैंग की 2 उंगलियों के अंदर ही की इतनी ज़्यादा पावर होती है कि उसके केवल स्वॉर्ड को पकड़ने से ही जो वो स्वॉर्ड होती है वो टूटना शुरू हो जाती है। जिसे देखने के बाद तो वहाँ पर खड़े हुए एल्डर जो होते हैं उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वे शौक के मारे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर ही यकीन ही नहीं हो रहा कि जो एल्डर ये चैंग है उन्होंने केवल 2 उंगलियों से ही जो वो स्वॉर्ड थी उसे तोड़ दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये चैंग जो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही आसान था, क्या तुम थोड़ा हार्ड जो है वो नहीं कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें आसमान में कुछ इमेज जो होती है वो दिखाई देने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हेमनली डाओ जो होता है वो वहाँ पर एक फियोनिक्स और ड्रैगन के साथ में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम बॉडी रिफाइनिंग रियलम के कल्टीवेटर हो, लेकिन उसके बाद भी बस तुम एक मॉर्टल क्रिएचर हो। लेकिन एक मॉर्टल क्रिएचर होने के बाद भी आखिर तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हो कि तुम हेवन को ही गुस्सा दिलाने की कोशिश करो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो ये चैंग होता है वो थोड़ा इरिटेट होने लगता है। इरिटेट होते हुए एक पत्थर को उठाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते तो यहाँ से वापस लौट जाओ। और इतना बोलते ही ये चैंग उस पत्थर को सीधे उसी की तरफ शूट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वो स्टोन जो होता है वो सीधे हेमनली डाओ की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद हेमनली डाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टोन सीधे जाकर जैसे ही उससे टकराता है तो वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और जो ये चैन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जो तुम्हारा डिवाइन वेपन और जो तुम्हारे सोल्जर थे वे सभी के सभी मेरे हाथों से हार चुके हैं, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम सामने आओगे या फिर नहीं।
और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट रिवॉल्यूशन का साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ऊपर आसमान से किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ये चैन तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब एब्सोल्यूट रिवॉल्यूशन जो होता है वो ये चैन के ऊपर गिरने लगता है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 1 लाख एब्सोल्यूट रिवॉल्यूशन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये चैन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि चलो तो फिर देखते हैं कि आखिर मैं तुम्हें हरा पाता हूँ या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ये चैन जो होता है वो भी यहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए हम देखते हैं कि वो अपनी बहुत ही सारे पाम अटैक जो होता है वो सीधे आसमान की तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर जो आसमान से एब्सोल्यूट रिवॉल्यूशन गिर रहा होता है उससे जाकर टकराने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो सीधे आकर उसी जगह पर गिरती है जहाँ पर कि ये चैन खड़ा होता है। और अब जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो हमें पता लगता है कि ये चैन की आधी बॉडी जो है वो गायब हो चुकी है। और अब ये चैन जो होता है वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए बोलता है कि इन द एंड में यहाँ पर हार गया। और ये चैन की ऐसी हालत को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, जो देखकर ये चैन उनसे बोलता है कि मेरे पुराने दोस्त हो, मेरा टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का। अब मैं जो ये 9 रियलम है इसके ऊपर रोल नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए जो यहाँ पर ये डीमन है इन सभी को मैं तुम्हारे हाल पर छोड़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और इतना बोलते बोलते ही ये चैन पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो देखने के बाद वो एल्डर तो होता है वो बोलता है कि इन द एंड हमारी लिस्ट का नंबर 1% भी हार गया। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला एल्डर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ये चैन के पास में सेक्रेट बॉडी थी, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर अपनी डेस्टिनी से नहीं भाग पाया। 1 लाख एब्सोल्यूट रिवॉल्यूशन ने उसे ख़त्म कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नरेटिंग वॉइस होती है वो हमें बताती है कि हेमली रियलम के अंदर ये चैन जो था वो मर गया और टॉप पोजीशन जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, जिसे पाने के लिए अब सभी लोग जो है वो फाइट करेंगे, जिसका अंत दोबारा से इस वर्ल्ड के अंदर तूफान आ जाएगा। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो डीमन रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक आवाज़ को सुनते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है कि इस दिन का मैंने पिछले बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार किया था। फाइनली फाइनली ये चैन मर चुका है। और चूंकि अब बॉडी रिफाइनिंग एंसिस्टर जो है वो मर चुका है तो हम लोग जो है वो आसानी से 9 रियलम जो है उनके ऊपर रोल कर पाएंगे। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये डेसोलेट बोन इमोर्टल वेनरेबल है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो थंडर रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर भी एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि इस दिन का मैं पिछले 3000 साल से इंतज़ार कर रहा था। फाइनली वो बास्टर्ड मारा गया। और अब जो सील है वो टूट चुकी है और उसी के साथ में हमारी लिस्ट का नंबर 1 की पोजीशन भी यहाँ पर खाली है, तो इसीलिए मेरे सिवा उस पोजीशन को यहाँ पर कोई भी नहीं ले पाएगा। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये थंडर डीमन है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो डीमन रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम डीमन किंग चैन हुआंग को देखते हैं, जो कि हंसते हुए बोलता है कि फाइनली हमारी लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन ख़त्म हो चुकी है और ये चैन अब मारा गया, तो अब फाइनली हमारा डीमन गॉड रियलम जो है वो दोबारा से राइज करेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए सभी डीमनों से बोलता है कि मेरे बच्चों तुम जितना हो सके उतना ज़्यादा सेलिब्रेट करो, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आज मर चुका है। और डीमन किंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सेलेस्टियल रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बोलती है कि ये चैन तुम्हारे चले जाने के बाद जो 9 रियलम है उसके अंदर क्योस मच जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी पर्सन नहीं हो जो कि इतनी आसानी से मर जाए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर रहोगे या तुम कब तक वापस लौट कर आओगे, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ये किंग हान है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो चोंगजू सिटी के अंदर आ जाता है, जो कि जीजुआन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद होती है। और सिटी के अंदर ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक बोर्ड को लेकर खड़ा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग्स वन सेक्ट के जो आउटर ट्रायल है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए अगर तुम में से कोई भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो आकर मुझे रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि कल से जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए तुम में से जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है उसे मेरे साथ में किंग्स वन माउंटेन जो है वहाँ पर जाना होगा, ताकि तुम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सको। जो सुनते के साथ ही तो अब वहाँ पर मौजूद सभी लोगों में अफरा तफरी मचा दी है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तुम लाइन को लगा कर रखो, लाइन को तोड़ कर आगे मत जाओ। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि मेरे रास्ते से हटो, पहले मैं रजिस्टर करूँगा। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, किंग्स वन सेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, ये तो काफ़ी अमेजिंग है।
3000 साल बीत चुके हैं, लेकिन 3000 सालों में ये वर्ल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुका है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि 3000 सालों के बाद मैं ये चैन दोबारा से किंग्स वन सेक्ट के अंदर आऊँगा। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये चैन है। और अब ये चैन जो होता है वो हमें चैंगजुआन सेक्ट के बारे में बताता है कि यहाँ पर जो चैंगजुआन सेक्ट है उसे मेरे द्वारा ही बनाया गया था। जिस टाइम पर मैं अपनी प्राइम पर हुआ करता था तो उस टाइम पर यहाँ पर मिलियनों डिसाइपल जो थे वो पढ़ने के लिए आया करते थे। और अगर 9 के 9 मिथिक रियलमों की बात की जाए तो उनमें ये सेक्ट जो था वो नंबर 1 सेक्ट था। लेकिन चूंकि अब मैं यहाँ पर 3000 साल बाद आया हूँ तो इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि अभी के टाइम पर जो किंग्सवान सेक्ट है उसे कौन संभाल रहा होगा। और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की आकर ये चैन के कपड़ों को पकड़ लेती है और ये चैन के कपड़ों को पकड़ने के बाद उससे बोलती है कि क्या तुम बीमार हो, क्योंकि तुम अपने आप से ही बातें कर रहे हो। जो सुनकर जैसे ही ये चैन उस लड़की की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, इस लड़की के अंदर तो यहाँ पर यिन एंड यांग के दोनों ही डाव मौजूद है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी छोटी सी जगह पर इतनी सुपीरियर डाव बॉडी का पर्सन कैसे मौजूद हो सकता है? क्योंकि अगर पूरे 9 रियलम की बात की जाए तो उसमें भी इतनी सुपीरियर बॉडी की कल्टिवेटर को ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इतना सोचकर अब ये चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि लोअर वर्ल्ड में आने के बाद मुझे इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और ये चैन ये सोच ही रहा होता है तभी वो छोटी सी लड़की जो होती है वो ये चैन से बोलती है कि बिग ब्रदर आप आसमान में देखिए, क्योंकि आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा सांप जो है वो मौजूद है। और उस बच्चे की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग जो होते हैं वो उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगते हैं। और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो इस छोटी सी भिखारी को ये यहाँ पर किस तरह की बकवास कर रही है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि इसे दिन में ही सांप नजर आ रही है आसमान में। इस तरह की बेहुदा बात जो है वो मैंने आज तक नहीं सुनी। और इतना बोलकर वे सभी के सभी उस बच्चे के ऊपर हंसने लगते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस बच्चे के पास में 2 डाव होने के कारण ये आउटर वर्ल्ड के जो क्रिएचर है उन्हें भी बहुत ही आसानी से देख सकती है। और यहाँ की सिचुएशन को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आज चैंगजाओ टाउन के ऊपर बहुत ही बड़ा क्योस जो है वो मचने वाला है। और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोगों को भी वो पाइथन नजर आने लगता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, आखिर वो आसमान में क्या है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो पाइथन होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि उस पाइथन का साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और अब उस पाइथन को देखते के साथ ही तो वहाँ पर मौजूद लोगों के अंदर भी वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। और एक बंदा भागते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर भागो, आसमान के अंदर बहुत ही बड़ा पाइथन है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा भी भागते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी से बचकर भागना होगा, क्योंकि अभी तो मैं वर्जिन हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मुझे यहाँ पर वर्जिन ही नहीं मरना। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो पाइथन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो 1000 मार्शल आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर मेरे सामने आए और मेरे सामने आने के बाद मेरा सामना करे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो पाइथन जो होता है वो वहाँ पर मौजूद इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उनके ऊपर अटैक कर हंसते हुए बोलता है कि फाइनली इतना सर्च करने के बाद अब मुझे बस 8000 लोग जो है वो और चाहिए, क्योंकि अगर 8000 मार्शल आर्टिस्टों का मैंने खून को पी लिया तो उसके बाद मैं एक कंप्लीट ड्रैगन के अंदर बदल जाऊंगा हेवनली रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये पाइथन जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को बोल पा रहा है। देखकर ऐसा लगता है कि ये पाइथन जो है वो कोई नॉर्मल पाइथन नहीं है, बल्कि ये ट्रांजैक्शन स्टेज पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही अब पाइथन जो होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस लड़की के साथ में और कुछ भी लोग वहाँ पर आए होते हैं। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम हान जैन है, जो कि किंगयन सेक्ट की वर्मिलियन बर्ड हॉल से है। और हम देखते हैं कि उसके साथ में और भी काफ़ी सारी डिसाइपल जो होती है वो आई होती है। और अब जो हान होती है वो उस स्नेक से बोलती है कि तुम 8000 मार्शल आर्टिस्टों के ब्लड को पीना चाहते हो, इसका मतलब तुम बहुत लंबे टाइम से हमारे चैंगजोऊ सिटी के ऊपर नज़र रख रहे थे। और हान की इस बात को सुनने के बाद वो स्नेक जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हाँ मैं ऐसा कर रहा था तो तुम यहाँ पर क्या कर लोगी। जो सुनते के साथ ही हान जो होती है वो अब सीधे उस स्नेक के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए बोलती है कि ये बीस्ट जो है वो हमारे चैंगजोऊ सिटी के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, तो इसीलिए इसके ऊपर मर्सी मत दिखाओ, इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही वो स्नेक जो होता है वो भी अपने पॉइजन से उनके ऊपर अटैक को कर देता है और अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो फीमेल है उनके खून को चखने का स्वाद मिलेगा। और इतना बोलकर जो पाइथन होता है वो अपने पॉइजन को उनके ऊपर शूट कर देता है, जो कि जाकर सीधे उनसे टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है।
जो देखने के बाद अब हान जो होती है वो बोलती है कि ये इन पाइथन जो है वो अब हेमली पाइथन के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुका है, तो इसीलिए हम लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे जल्दी से, क्योंकि इंसेक्ट के सीनियर सिस्टर और जो सीनियर ब्रदर है उन्हें बुलाकर लेकर आओ। जो सुनकर उसकी साथी भी ओके बोल देती है और ओके बोलते के साथ ही अपने एक अटैक को सीधे आसमान की तरफ शॉट करती है, जो कि एक सिग्नल टाइप का होता है। और हम देखते हैं कि वो आसमान में जाकर जैसे ही ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर एक सिंबल बन जाता है। जो देखने के बाद पाइथन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये चीज़ पूरी तरह से यूजलेस है, चाहे तुम यहाँ पर किसी को भी क्यों ना बुला लो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे द्वारा यहाँ पर खाए ही जाओगे, तो इसीलिए बेफालतू की मेहनत करना बंद करो और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही जो पाइथन होता है वो उन सभी लड़कियों के ऊपर अपनी थंडर से अटैक करना शुरू कर देता है, और वहीं सिटी के अंदर भी यहाँ पर अपनी टेल जो होती है उससे तबाही मचाने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे कर सिटी भी तबाह होने लगती है। जिसके बाद अब वो पाइथन जो होता है वो हान और बाकी लड़कियों से बोलता है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो ये सिटी है इसे डिस्ट्रॉय करूँगा, ताकि जिस टाइम पर मैं तुम लोगों को खाऊँ तो उस टाइम पर सिटी के लोग जो है वो बेफालतू के आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। और पाइथन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से भागो, ये पाइथन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटी सी भिखारी लड़की जो होती है वो भी घबराते हुए जो ये चैन होता है उसके हाथ को पकड़ लेती है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो पाइथन की टेल होती है वो सीधे इस बार ये चैन की तरफ ही आने लगती है, और वो जैसे ही ज़मीन पर आकर टकराती है तो हमें एक धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और वहीं डर के मारे जो वो लड़की होती है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और अब वो भी धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोलने लगती है। और जैसे ही वो अपनी आंख को खोलती है तो उसे पता लगता है कि जो ये चैन है उसने तो केवल अपनी एक फिंगर से ही उस पाइथन के अटैक को रोक लिया। और उस पाइथन के अटैक को रोकने के बाद वो बोलता है कि इस मामूली से कीड़े की इतनी हिम्मत की है यहाँ पर अटैक करे। लगता है कि ये मामूली सा कीड़ा जो है वो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन रहा है, इसे यहाँ पर सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो किक कर उस पाइथन को हवा में उड़ा देता है, जो देखने के बाद तो उस पाइथन की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन। और इतना बोलते बोलते ही वो पाइथन जो होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर टकराता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद जो वे लड़कियाँ होती है उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी जो हान होती है वो बोलती है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। जो सुनने के बाद दूसरे वाली लड़की भी बोलती है कि हाँ मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आया, एकदम से ये पाइथन हवा में फ्लाई किया और फिर ज़मीन पर आकर गिर गया। जो सुनकर तीसरे वाली लड़की बोलती है कि हाँ मैं तो सही से देख भी नहीं पाई। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो पाइथन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उसने केवल अपनी एक ही फिंगर का इस्तेमाल किया और उसने केवल अपनी एक ही फिंगर के इस्तेमाल से मेरी हालत ऐसी कर दी, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो मामूली सा इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर इतना पावरफुल एक्सपर्ट छुपा हुआ है तो मैं कभी भी नहीं आता। और इतना बोलते बोलते ही वो पाइथन जो होता है वहीं पर ही मर जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये चैन जो होता है वो उस बीस्ट का मोस्टर कोर जो होता है उसे निकाल लेता है, और उसका मोस्टर कोर को निकालने के बाद अपने मन में सोचता है इस बीस्ट के मोस्टर कोर के अंदर केवल इन एनर्जी ही मौजूद नहीं है बल्कि इसके अंदर यहाँ पर स्पेशल प्रोफाउंड एनर्जी भी मौजूद है। क्या इसका मतलब ये है कि इसे किसी जान मार्शल आर्टिस्ट के द्वारा जानबूझकर यहाँ पर भेजा गया था। इसका मतलब सिचुएशन जितनी ज़्यादा यहाँ पर सिंपल नज़र आ रही है, सिचुएशन उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। कोई पर्सन जो है वो जानबूझकर यहाँ पर जो किंग जुआन सेक्ट है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट करना चाहता था। और ये चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मोस्टर कोर जो होता है वो एक छोटे से पाइथन में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद वो लिटिल गर्ल जो होती है वो ये चैन से बोलती है कि ब्रदर ये पाइथन तो कितना ज़्यादा क्यूट है, क्या मैं इसे अपने हाथ में ले सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो उसे वो पाइथन दे देता है, और उसे पाइथन देते हुए बोलता है कि ये लिटिल पाइथन जो है वो मेरे किसी भी काम का नहीं, तो इसीलिए मैं ये तुम्हें देता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना नाम जो है वो बता सकती हो। जो सुनने के बाद वो लिटिल गर्ल पहले तो ये चैन को शुक्रिया बोलती है और उसके बाद बताती है कि मेरा नाम जी है। और जीनर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी सारे डिसाइबल जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद ये चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि किंग जुआन सेक्ट के और भी डिसाइबल जो है वो यहाँ पर आ गए। और उन डिसाइबलों को वहाँ पर देखने के बाद जो सिटी के लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, किंग जुआन सेक्ट के जो सीनियर डिसाइबल है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ इन्हें पता लग गया होगा कि सिटी के अंदर खतरा है, तो इसीलिए ये लोग जो है वो हमें बचाने के लिए आए हैं। और इतना बोलते के साथ ही उनका ध्यान जो होता है वो सामने वाले बंदे के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वे लोग बोलते हैं कि एक मिनट ये तो सीनियर यूनफी है, मैंने नहीं सोचा था कि जो सीनियर ब्रदर सान है वो यहाँ पर हमें बचाने के लिए आएंगे। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये किंग जुआन सेक्ट का जो इनर एल्डर है उसका ग्रैंड सन है, जिसका नाम कि शैन यूनफी है।
और अब शैन यूनफी को वहाँ पर देखने के बाद जो हान होती है वो भी शैन यूनफी को ग्रीट करने लगती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो शैन यूनफी के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि ब्रदर शैन, मैंने यहाँ पर कंफर्म कर लिया, इन पाइथन जो था उसकी डेथ जो है वो एक अननोन रीज़न से हुई है। और केवल इतना ही नहीं, उसके मर जाने के बाद जो उसका बीस्ट कोर और जो उसकी बीस्ट पिल थी वे दोनों की दोनों गायब हो चुकी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वो पाइथन था वो अपने ट्रिब्यूलेशन के अंदर फैल हो गया, जिस कारण वो यहाँ पर मारा गया। और चूँकि यहाँ पर वो मर चुका था तो किसी ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर जो उसका डीमन कोर और जो डीमन पिल थी उन दोनों को निकाल लिया। जो सुनकर शैन यूनफी जो होता है वो उन लड़कियों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि जैसा कि तुमने सुन ही लिया होगा तो फिर मुझे बताओ कि आखिर उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर कौन मुझसे छुपा रहा है। सही रहेगा कि तुम वे दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो मेरे हवाले कर दो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगा कि तुमने इस चीज़ को यहाँ पर मुझसे छुपाने की भी कोशिश की थी। और इतना बोलकर जो शैन यूनफी होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जो इन पाइथन का मॉन्स्टर कोर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, और अगर वो यहाँ पर मुझे मिल जाता है तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। अगर ये यहाँ पर उस मॉन्स्टर कोर के लिए नहीं होता तो मैं कभी भी इस जगह पर नहीं आने वाला था, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा लेज़ी हूँ और आखिर में कैसे इन बेवकूफ़ लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आ सकता था। मेरा यहाँ पर आने का मेन मोटिव ही उसका बीस्ट कोर था। और उसकी इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर जो मौजूद हुए लड़कियाँ होती है वे भी आपस में बातें करने लगती है, और वे आपस में बातें करते हुए बोलती है कि क्या मॉन्स्टर कोर और बीस्ट पिल गायब हो चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ कब, क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसा होते हुए नहीं देखा। वो मॉन्स्टर जो था वो अपने आप ही मर गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो हान होती है वो शैन यूनफी से बोलती है कि सीनियर ब्रदर शैन यूनफी, हमारी बात का यकीन कीजिए, हम लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह से वो डीमन जो था वो यहाँ पर मारा गया या फिर किस तरह से उसके मॉन्स्टर कोर और जो डीमन पिल थी वो गायब हो गई। जो सुनते के साथ ही शैन यूनफी का एक साथी जो होता है वो अपने पास से मिरर को निकाल लेता है, और उस मिरर को निकालने के बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास में मिरर ऑफ रेवोल्यूशन है जिससे कि मैं यहाँ पर ट्रेजर को आसानी से ढूंढ सकता हूँ। और याद रखना, तुम में से यहाँ पर जिसके पास में भी वे ट्रेजर मिलेगी तो उसे बहुत ही बुरी तरह से पनिश जो है वो किया जाएगा, क्योंकि वे दोनों की दोनों ट्रेजर जो है वो ब्रदर शैन यूनफी को यहाँ पर बिलोंग करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मिरर होता है उसके अंदर से एक पर्पल कलर की लाइट जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग काफ़ी सरप्राइज होते हैं। और हम देखते हैं कि वो लाइट जो होती है वो सीधे जाकर जो जीनर होती है उससे टकरा जाती है। और अब अपने शरीर के ऊपर एकदम से ऐसे लाइट पड़ने के कारण जीनर भी थोड़ी घबरा जाती है, और वो ये चैन से बोलती है कि ब्रदर ये चैन, आखिर ये लाइट जो थी वो किस प्रकार की थी। जो सुनकर ये चैन उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों को भी इस बारे में पता लग जाता है, और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो देखो जो पाइथन का कोर है वो वहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी भिखारी के पास में ये होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये चैन होता है वो अपनी फिंगर से एक हल्का सा फ्लिक करता है, और उसके फ्लिक करते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे का जो मिरर होता है वो टूट जाता है। जो देखने के बाद वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी शैन यूनफी जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि जाओ उसे मेरे लिए लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही उसके दो साथी जो होते हैं वो सीधे उस बच्चे की तरफ आने लगते हैं, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि भिखारी चुपचाप उसे हमारे हवाले करो। तभी दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने जिस ट्रेजर को उठाया हुआ है ये हमारे किंग्स वन सेक्ट का ट्रेजर है, तुम्हारे जैसे एक भिखारी की हिम्मत कैसे हो गई हमारे किंग्स वन सेक्ट के ट्रेजर को हाथ भी लगाने की। और उनके इतना बोलते के साथ ही एकदम से ये चैन जो होता है वो उन दोनों के पीछे आ जाता है, और उन दोनों के पीछे आने के बाद उनसे बोलता है कि जरा देखो तो तुम्हारे जैसे बास्टर्ड जो है वो सेक्ट के नाम पर यहाँ पर बेचारे जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें किस प्रकार से बोली कर रहे हैं। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ में इस तरह की हरकत कर रहे हो, और उसके बाद भी तुम यहाँ पर खुद को किंग्स वन सेक्ट का डिसाइपल बोल रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो ये चैन होता है वो उन दोनों के ऊपर स्लैप कर नीचे फेंक देता है। और उन दोनों को नीचे फेंक देने के बाद ये चैन जो होता है वो भी खुद नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है कि इनोसेंट बच्ची के ऊपर अटैक करने की। सच में किंग्स वन सेक्ट की इस जनरेशन को देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अगर बात की जाए पिछली जनरेशन की तो पिछली जनरेशन जो थी वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हुआ करती थी, लेकिन सच में इस जनरेशन को तो देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी जनरेशन ही कचरा है। और इतना बोलकर ये चैन जो होता है वो गुस्से से शैन यूनफी की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद अब वहाँ पर खड़े हुए जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ या फिर जो अभी अभी हुआ है वो सच था। तो उनका दूसरे वाला बंदा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये भिखारी जो है वो इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होगा।
जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन ये तो बॉडी रिफाइनिंग रियलम की अर्ली स्टेज पर है, तो फिर आखिर इसने कैसे यहाँ पर दो किंग्स वन सेक्ट के डिसाइपलों को केवल एक ही स्लैप में हरा दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही सैन युनफी जो होता है वो भी नीचे आ जाता है और वो नीचे आने के बाद बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक भिखारी जो कि बॉडी रिफाइनिंग के अर्ली स्टेज पर है उसने किंग्स वन सेक्ट के दो डिसाइपलों को अकेले ही हरा दिया। लेकिन उसके बाद भी चलो मैं तुम्हारी लाइफ जो है उसे यहाँ पर बख्शने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे पास में जो बीस्ट कोर और जो डीमन पील है वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं आज अच्छे मूड में हूँ और मैं बेफालतू के लोगों को नहीं मारना चाहता। लेकिन उसके बाद भी तुमने किंग्स वन के जो डिसाइपल है उनके ऊपर अटैक करके यहाँ पर गलती की है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर सज़ा तो दी ही जाएगी। और इतना बोलकर जो सैन युनफी होता है वो अपनी स्वॉर्ड को जो ये चैन होता है उसकी तरफ फेंक देता है और उसके आगे स्वॉर्ड फेंकने के बाद ये चैन से बोलता है कि इस स्वॉर्ड को उठाओ और अपने दोनों पैर जो है वो काट दो। यहाँ पर बिल्कुल भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें वहाँ नहीं बोलना चाहिए कि इस टाइम जो है तो हम हमारी टेरिटरी के अंदर खड़े हुए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर को मानो और सिंपली अपने जो दोनों पैर है उन्हें काट दो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा लाइटली है, क्योंकि तुमने यहाँ पर हमारे किंग्स वन सेक्ट के डिसाइपलों के ऊपर अटैक करने की हिम्मत दिखाई है। जो सुनकर जो ये चैन होता है वो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी हान जो होती है वो ये चैन के सामने आ जाती है और वो सैन युनफी से बोलती है कि ब्रदर सैन युनफी, आपको इस बारे में दोबारा से सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने यहाँ पर जो डीमन पील और जो बीस्ट कोर है उसे यहाँ पर जानबूझकर उठाया है। ये लोग जो है वो ये नादान है, इन्होंने यहाँ पर गलती से उसे उठा लिया होगा, तो इसीलिए आपको इन्हें जाने देना चाहिए। जो सुनकर जो सैन युनफी होता है वो चिल्लाते हुए हान से बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं इन्हें यहाँ से जाने दूँ, क्या तुमने नहीं देखा कि इन भिखारियों की इतनी हिम्मत हो गई थी कि इन्होंने किंग्स वन सेक्ट के डिसाइपलों के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन उनके बाद भी मैं यहाँ पर इसके ऊपर मर्सी दिखाते हुए केवल इसके पैरों को ही काट रहा हूँ। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं इसके ऊपर यहाँ पर मर्सी ही दिखा रहा हूँ, बस इसके पैरों को काट कर, नहीं तो इस सजा के तौर पर तो इसके गले को काट देना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही हान जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि इस मैटर के बारे में हमें जो सेंटेंस ये है उसे रिपोर्ट करना चाहिए और वही इस चीज़ के बारे में पर्सनली आकर डिसाइड करेगी कि इसके बारे में क्या कहना चाहिए। और उसकी इस बात को सुनने के बाद सैन युनफी जो होता है उसे उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिर हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे काम के बीच में आने की। और इतना बोलते के साथ ही जो सैन युनफी होता है वो अपनी प्रोमोडियल बीस्ट स्पिरिट जो होती है उसे रिलीज कर देता है और उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम एक मामूली सी डिसाइपल हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मेरा रास्ता रोक सको। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शो ओवर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो प्रोफाउंड प्रोमोडियल बीस्ट सोल आइस लॉयन है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो सीनियर ब्रदर सान है वो ऑलरेडी प्रोफाउंड सोल रियलम के एक्सपर्ट बन चुके होंगे। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा भी घबराते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम हान को देखते हैं जिसकी भी हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि डैम इट आइस लॉयन जो है वो 6th ग्रेड की सोल है और यहाँ पर इसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो अपनी बॉडी को भी हिला नहीं पा रही। और हान के इतना सोचते के साथ ही सैन युनफी जो होता है वो अपनी प्रोमोडियल बीस्ट स्पिरिट से सीधे हान के ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखने के बाद उसकी साथिया जो होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि सिस्टर हान जल्दी से वहाँ से हटिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये चैन होता है वो हान को धक्का देते हुए उसे बोलता है कि मेरे लिए यहाँ पर खड़ा होने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो ये 6th ग्रेड की प्रोमोडियल बीस्ट स्पिरिट है इसके साथ में मैं खुद यहाँ पर निपटना चाहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो होता है वो सीधे आकर ये चैन के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ये चैन और जो सैन युनफी होते हैं वे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और सैन युनफी बोलता है कि तुम दोबारा से आ गए, तुमने अपने लाइफ की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती की है मेरे साथ में पंगा लेने के बाद। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक भिखारी और एक टॉप लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के अंदर कितना बड़ा अंतर होता है। जो सुनते के साथ ही जो ये चैन होता है वो भी अपनी टोपी को उतार देता है और अपनी टोपी को उतारते हुए बोलता है कि क्या सच में, तो फिर मुझे तुम दिखाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये चैन होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज कर देता है, जहाँ पर कि हम ये चैन के पीछे एक बहुत ही डरावनी और पावरफुल सोल जो होते हैं उसे भी देख पाते हैं, जिसे देखने की बात हो सैन युनफी जो होता है उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर आखिर ये है क्या। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये चैन होता है वो अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रैड, तुम्हें यहाँ पर अपने एल्डर और जो नॉर्मल लोग हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम 6th ग्रेड के प्रोफाउंड सोल रियलम के एक मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं और तुम कितने ज़्यादा एरोगेंट हो। और इतना बोलकर ये चैन जो होता है वो अपने एक एनर्जी के बहुत ही बड़े हैंड को बनाने के बाद जो सैन युनफी और जो उसकी बीस्ट सोल होती है उन दोनों को ही एक स्लैप लगा देता है।
और हम देखते हैं कि ये चैन का स्लैब इतना पावरफुल होता है कि वो उन दोनों को ही हवा में उड़ा देता है और जो शैन यूनफी होता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और अब ये चैन जो होता है वो शैन यूनफी के पास में आने के बाद उसके पैर को तोड़ते हुए उसे बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो तुम्हारा सेक्ट है वो पिछले हजारों सालों से तुम्हारे जैसे यहाँ पर कचरों को इकट्ठा कर रहा है, जिसे देखने के बाद मुझे तुम लोगों से ज़्यादा खुद के ऊपर गिल्टी फील हो रहा है। जो सुनने के बाद अब शैन यूनफी जो होता है वो ये चैन की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो शैन यूनफी के सर को पकड़कर उसे ज़मीन पर मारते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कौन हूँ। और अब इतनी बुरी तरह से पिटने के कारण जो शैन यूनफी होता है वो भी रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ कोई आकर मेरी मदद करो क्योंकि ये साइको जो है वो मुझे यहाँ पर मार देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चैन को आसमान से एक आवाज़ आती है जो कि ये चैन से बोलती है कि प्लीज़ सर इसके ऊपर मर्सी दिखा दीजिए, मैं अपने किंग इंसेक्ट की तरफ से और इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जिसे देखकर ये चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो टेलीपैथी थी, लगता है कि अभी भी जो किंग इंसेक्ट है उसके अंदर पूरी तरह से ट्रैश नहीं भरे कुछ काम के लोग भी अभी भी मौजूद है। और इतना बोलकर ये चैन जो होता है वो शैन यूनफी से बोलता है कि बच्चे यहाँ पर तुम्हारी लाइफ जो है वो कोई बचाना चाहता है तो इसीलिए उसके बिहाफ पर मैं तुम्हें यहाँ पर माफ़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा कि मैं तुम्हें यह सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी दूँ, तो इसीलिए टाइम आ चुका है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भूल जाने का। क्योंकि वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के बाद इस मैटर को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, लेकिन अब चूँकि तुम्हें मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ना है तो इसीलिए बेफालतू की अटेंशन को मैं नहीं लेना चाहता। और इतना बोलकर ये चैन जो होता है वो अपनी फिंगर से उसके फोरहेड के ऊपर फ्लिक कर कर अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालने के बाद उसकी मेमोरी जो होती है उसे मैनिपुलेट कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ये चैन है उसके पास में मेमोरी मैनिपुलेशन की भी पावर है। और ये चैन के केवल फिंगर टकराने के कारण ही हम देखते हैं कि वो काफ़ी पीछे आकर गिरता है, लेकिन अब ये चैन के मेमोरी को मैनिपुलेट कर देने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं रहता और वो गुस्से में बोलता है कि मेरा सर इतना ज़्यादा क्यों दुख रहा है और आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आते हुए शैन यूनफी से बोलती है कि शैन यूनफी अगर अगली बार तुमने बिना किसी रीजन के जो नॉर्मल लोग हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो जान रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और अब उस लड़की की खूबसूरती को देखने के बाद तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने होने लगते हैं और वे बोलते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल फेर ही है, आखिर इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की कैसी हो सकती है। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखने के बाद जो शैन यूनफी होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये लिंग यान आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये किंग्स वन सेक्ट की सेंटेंस है जिसका नाम कि ये लिंग यान है। और अब ये लिंग यान जो होती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है वो इनर हॉल के एल्डर है, लेकिन अगर अगली बार तुमने इस तरह की बेफालतू की हरकतें करने की कोशिश की तो मैं इस चीज़ का भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं करूँगी और मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। जो सुनकर शैन यूनफी जो होता है उसे भी ये लिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लिंग ये मत सोचो कि अगर तुम किंग्स वन सेक्ट की सेंटेंस हो तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी जो है वो नहीं भूलनी चाहिए। मैं शैन यूनफी हूँ, इनर सेक्ट के एल्डर का ग्रैंड सन, तो इसीलिए मेरी आइडेंटिटी तुमसे बिल्कुल भी कम नहीं है, तो तुम मुझे पब्लिक के सामने इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकती। और वो ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी ये लिंग जो होती है वो एकदम से अगर अपनी स्वॉर्ड जो होती है वो उसके फेस के सामने कर देती है, जिसका हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिस कारण शैन यूनफी जो होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। और जो ये लिंग होती है वो उसे बोलती है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर परमिशन किसने दे दी मेरे सामने इस तरह से बात करने की। और अब ये लिंग की पावर को देखने के बाद तो जो हान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो शैन यूनफी जिसका कल्टीवेशन जो है वो जुआन सोनरियलम पर पहुंच चुका है, वो यहाँ पर सीनियर सिस्टर ये लिंग जो है उसकी केवल एक स्वॉर्ड की एनर्जी को भी नहीं संभाल पाया। आखिर जो सीनियर सिस्टर है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनफी होता है वो यहाँ पर बेहोश हो चुका होता है और जो ये लिंग होती है वो बोलती है कि इसे ले जाकर सेक्ट के अंदर पहले तो इसका ट्रीटमेंट कराओ, उसके बाद में इसे लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल के हवाले कर देना और याद रखना कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो सुनकर वे सभी भी ओके बोल देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ये लिंग होती है वो सीधे जो ये चैन होता है उसके सामने आ जाते ही है और ये चैन के सामने आने के बाद उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ यहाँ पर मेरे सेक्ट के डिसाइपलों को माफ़ कर देना क्योंकि उन्हें हम डिसिप्लिन नहीं सिखा पाए, जिस कारण उन्होंने आपके लिए ट्रेबल क्रिएट की। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि जब मैंने इस पर्सन को पहली बार देखा था तो मैंने इसके अंदर अर्केन मिरर को देखा था, लेकिन अब तो ये बंदा मुझे केवल बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर ही नज़र आ रहा है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
और ये लिंग के इतना सोचते के साथ ही जो जोनर होती है वो ये लिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ये लिंग की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में सीनियर सिस्टर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो भी ये लिंग की तरफ देखने लगता है और ये लिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस लड़की के पास में रेयर स्वॉर्ड बॉडी होगी। अगर इसकी बात की जाए तो ये इस वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ग्रेड के नेचुरल टैलेंट में आता है। और अगर बात की जाए इस लड़की की सरनेम की तो इस लड़की का सरनेम भी ये है और उसी के साथ में ये किंग्स वन सेक्ट की सेंटेंस भी है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मेरा ग्रेट डिसाइपल ये किंग था ये उसकी डिसेंडेंट है। और इतना सोचते के साथ ही ये चैन जो होता है वो जीनर से बोलता है कि इसके खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा। इसकी शॉर्ट अर्निंग के कारण इसकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है जिस कारण ये जल्दी ही मारी जाएगी। और ये चैन की इस बात को सुनने के बाद ये लिंग जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हान होती है वो एकदम आगे आ जाती है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए ये चैन से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई भिखारी की बेफालतू की बकवास कहने की। मेरी सीनियर सिस्टर ने यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी लाइफ बचाई लेकिन तुम्हें देखो तुम उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय बल्कि उल्टी अब बेफालतू की बकवासें कर रहे हो। और हान की इस बात को सुनने के बाद ये चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में उसे बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ पर बेफालतू की बकवास कर रहा हूँ। और इतना बोलकर अब ये चैन जो होता है वो जीनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि देखो 10 डुअल स्वॉर्ड क्यूआई को प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं होती। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हो तो मेरे और जीनर के लिए एक वीआईपी रूम का इंतज़ाम करो। और वीआईपी रूम का इंतज़ाम कर देने के बाद तुम्हें रात के 11 बजे अकेले मेरे रूम के अंदर आना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करवा पाऊँगा। और ये चैन की तो इस बात को सुनने के बाद जो हान होती है वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की गंदी बातों को बोलने की। क्या तुम चाहते हो कि जो सेंटेंस है वो रात के 11 बजे अकेले तुम्हारे रूम के अंदर आए। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इस भिखारी का दिमाग ख़राब हो चुका है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि आखिर ये खुद को समझता क्या है, क्या इसको लगता है कि ये सेंटेंस के लायक भी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ये लिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि टेंस डुअल स्वॉर्ड क्यूआई जो है उसे यहाँ पर एंसेस्टर ये किंग के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये टेक्निक जो है वो किसी भी आउटसाइडर को पास ऑन नहीं की गई। तो फिर आखिर ये इस बारे में कैसे जानता है। और इतना वो सोचते के साथ ही अब जो ये लिंग होती है वो ये चैन से बोलती है कि ठीक है सर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए वीआईपी रूम का इंतज़ाम करूँगी और 11 बजे आपके वीआईपी रूम के अंदर अकेली आ जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं उनके वहाँ पर शौक होने की कोई हद ही नहीं रहती और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सेंटेंस जो है वो इसकी बात के लिए एग्री हो गई। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तो फिर डेढ़ रही तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक होटल रूम के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि ये चैन जो होता है वो जीनर से बोलता है कि जीनर तुम एक और ड्रिंक जो है वो ले सकती हो। जो सुनकर जीनर जो होती है वो एक और ड्रिंक को पीते हुए ये चैन से बोलती है कि ठीक है ब्रदर, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर वो उस ड्रिंक के गिलास को भी पी लेती है। और उसे पीने के बाद अब जो जीनर होती है वो उस लिटिल स्नेक की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ब्रदर ये चैन ये काफ़ी अजीब है, मैं इस लिटिल स्नेक की आंखों में एक इंसानी फिगर को घूमता हुआ देख पा रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक ह्यूमन फिगर को देखते हैं जो कि उस स्नेक की आंखों में होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों भिखारी हो, चुपचाप मुझे यहाँ से फ्री कर दो, नहीं तो तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ घंटों बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है और वहीं जो जीनर होती है वो भी ड्रिंक करते करते ही वहीं पर ही पड़कर सो जाती है। और जो ये लिंग होती है वो भी ये चैन के रूम के अंदर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलती है कि जैसा कि मैंने वादा किया था कि रात के 11 बजे मैं आपके रूम के अंदर आ जाऊँगी तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर सही चॉइस को चूज़ किया, क्योंकि अगर तुम थोड़ी और देर कर देती तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो प्योर यांग एनर्जी है वो एक्सप्लोर हो जाती, जिसके बाद खुद गॉड जो है वो भी तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा पाते। और अब प्योर यांग एनर्जी का नाम सुनते के साथ ही तो वो ये लिंग भी और ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये प्योर यांग एनर्जी के बारे में कैसे जानता है। क्योंकि अगर भी बात की जाए प्योर यांग एनर्जी की तो प्योर यांग एनर्जी जो होती है वो सबसे पावरफुल फायर एनर्जी होती है जो कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर पाई जाती है। क्योंकि इस प्योर यांग एनर्जी को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और अगर एक बार ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो तुम्हारी मौत जो है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो सकती है। लेकिन इस बारे में केवल मेरे मास्टर ही जानते थे, तो फिर आखिर से इस बारे में कैसे पता लग गया कि मेरी बॉडी के अंदर प्योर यांग एनर्जी है।
और इतना सोचते के साथ ही जो ये लिंग होती है वो ये चैन से बोलती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को जानकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुई हूँ कि तुम मेरी बॉडी के अंदर जो प्योर यांग एनर्जी है उसे देख सकते हो, लेकिन तुम जो ये बेफालतू की नॉनसेंस बातें कर रहे हो ये कहना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी इस तरह की बेफालतू की बात के ऊपर यकीन नहीं करूँगी। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुमसे यहाँ पर जो कुछ भी बोला था मेरी बात जो है वो पूरी तरह से सही है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो चलो ठीक है, इस बात को प्रूव कर दिखाते हैं। मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा हूँ और इस अटैक को तुम्हें अपनी प्योर यांग एनर्जी जो है सोड की उससे रोकना होगा। जो सुनते के साथ ही ये लिंग भी अपनी सोड को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, जैसे ही तुम्हारी मर्जी। और इतना बोलकर वो अपनी प्योर यांग एनर्जी का जैसे ही इस्तेमाल करती है तो हम देखते हैं कि उसकी प्योर यांग एनर्जी जो होती है वो उसकी बॉडी के ऊपर ही चिपकने लगती है, जिस कारण ये लिंग जो होती है उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। जो देखने के बाद ये लिंग जो होती है वो ये चैन से बोलती है कि आखिर एकदम से ये मेरे साथ में क्या हुआ, मैं अपनी यांग एनर्जी को होल्ड क्यों नहीं कर पा रही। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो उसके पास में आने लगता है और उसको आते हुए बताता है कि जो तुम्हारी फायर एनर्जी है वो यहाँ उसका यूज करने के कारण तुम्हारे मेरिडियन जो है वो अब बर्न होना शुरू हो गए हैं, और तुम्हारे मेरिडियन बर्न हो जाने के कारण जो तुम्हारे 3 स्वॉर्ड एक्यूपेंचर थे वो यहाँ पर ब्लॉक हो चुके हैं, और यही कारण है कि तुम यहाँ पर इंजर्ड हो रही हो। क्या तुम्हारा जो इडियट मास्टर है उसने तुम्हें ये नहीं बताया था कि जो 10 रोल्स और क्यूआई है जिसे कि ग्रैंड मास्टर ये चैन के द्वारा छोड़ा गया था वो इनकम्प्लीट थी, उसे ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, और अगर तुम इसी तरह से इसका इस्तेमाल करती रही तो तुम्हारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से बर्न हो जाएगी और तुम किंग्स वन सेक्ट की हिस्ट्री की पहली ऐसी यंगेस्ट सेंटेंस बन जाओगी जो कि सबसे कम एज के अंदर मारी गई होगी। और उसकी इस बात को सुनने के बाद ये लिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए ये चैन से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बेफालतू की बकवास कर रहे हो, मेरे मास्टर जो है वो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलते। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो अपने हाथ से एक फायर को निकालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। और इतना बोलते के साथ ही जो ये चैन होता है वो वहाँ पर प्योर यांग सोड की आई जो होती है उसे बना लेता है, और उसे बनाने के बाद उससे बोलता है कि तुम क्या कहती हो कि क्या तुम्हारे मास्टर की जो प्योर सोड यांग क्यों आई है वो मुझसे ज़्यादा बेटर है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद तो ये लिंग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो प्योर यांग सोड क्यों आई है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास में प्रोफाउंड सोड क्यों आई कैसे हो सकती है, क्योंकि तुम तो अभी तक केवल बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर हो। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, लेकिन वे चीज़ भी पॉसिबल है। तुम्हारा मास्टर जो है वो इस टाइम पर जो तुम्हारी हालत है तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन मेरे जैसा एक भिखारी जो कि बॉडी रिफाइनिंग रियलम पर है वो तुम्हें बचा सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों बचाऊँ, क्योंकि ना तो हम कोई रिलेटिव है और ना ही जान पहचान के, तो तुम्हें यहाँ पर बचा कर मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो एकदम से जो ये लिंग होती है उसके फेस को पकड़ लेता है, और उसके फेस को पकड़ने के बाद उससे बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा, और इससे अलग मुझे किंग्स वन सेक्ट में कल अपने साथ में लेकर जाना होगा और वहाँ पर खाना पीना कपड़े और रहने का जो सभी सामान है उनका इंतज़ाम करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो ये लिंग होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि तुम्हारी डिमांडें यहाँ पर क्या कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ रही, अगर मुझे तुम्हारी यहाँ पर मदद चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो मुझसे करा सको। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मेरी डिमांड सच में काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं सच बताऊँ तो तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो कि तुम मेरी मेड बन सको। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अगले 6 महीने तक मुझे सर्व करो, जिसके बाद तुम फ्री हो जाओगी और तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो। जो सुनने के बाद ये लिंग जो होती है वो भी काफ़ी परेशान होने लगती है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो पूरी तरह से पागल है, लेकिन ये जिस तरह से अपनी बातों को बोल रहा है तो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी बात के ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, तो क्या मुझे इसकी बात को मान लेना चाहिए। और इतना सोचकर ये लिंग जो होती है वो ये चैन से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, अगले 6 महीने तक मैं तुम्हें सर्व करूँगी, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर मेरी प्योर यांग एनर्जी जो है उसे मेरी बॉडी के अंदर सप्रेस करना होगा। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो ये लिंग से बोलता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी चॉइस को चूज़ किया है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर बुरी तरह से ट्रीट नहीं करूँगा। और इतना बोलकर ये चैन अपनी एनर्जी को ये लिंग की बॉडी के अंदर डाल देता है, और जैसे ही ये चैन की एनर्जी ये लिंग की बॉडी के अंदर जाती है तो ये लिंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब ये पर्सन मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि इसकी प्योर यांग एनर्जी ने मेरी बॉडी के अंदर जो मेरी प्योर यांग एनर्जी थी उसे सप्रेस कर दिया। लेकिन अभी भी यही सवाल जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये पर्सन है कौन और आखिर ये इतना सब कुछ कैसे जानता है। और ये लिंग के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये चैन अभी भी अपनी एनर्जी को ये लिंग की बॉडी के अंदर डाल रहा होता है, और वो ये लिंग से बोलता है कि चाहे तुम्हें यहाँ पर कितना भी ज़्यादा पेन क्यों ना हो लेकिन तुम्हें उसे सहना होगा।
और इतना सोचने के साथ ही अब ये चैन जो होता है वो प्रेशर के साथ में अपनी एनर्जी को डालने लगता है, जिस कारण ये लिंक भी चिल्लाने लगती है और वो ये चैन से बोलती है कि क्या तुम थोड़ा आराम से नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो बच्ची है वो भी यहाँ पर सोई हुई है। जो सुनने के बाद ये चैन उसे बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, उसने यहाँ पर काफ़ी सारी ड्रिंक पी हुई है और वो सुबह से पहले नहीं उठने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हान को देखते हैं, जो कि बाहर गेट के ऊपर कान लगाकर आवाज़ें सुन रही होती है और सुनते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये किस प्रकार की आवाज़ें आ रही है। और इतना बोलकर अब वो अपने मन के अंदर ख्वाबी पुलाव जो होती है वो पकाने लगती है, जहाँ पर कि उसे लग रहा होता है कि ये लिंग और ये चैन जो है वो दबाकर अपने काम को कर रहे हैं। और अब इस चीज़ को सोचने के बाद जो हान होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, कहीं वे दोनों जो है वो इस तरह की चीज़ें तो वहाँ पर नहीं कर रहे ना, क्योंकि जो आवाज़ है वो भी
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है सिस्टर, ये लिंग जो है वो हमारे सेक्ट की डॉटर है और हम किंग्स वन सेक्ट के 3 इलाइट यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए आए हैं, वो भी केवल सिस्टर सेंटेंस के लिए। लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर जो सिस्टर सेंटेंस है उससे इस तरह की चीज़ें करा रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी औकात है वो अच्छे से नज़र नहीं आती है? लगता है कि भिखारी तुम्हें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी से कोई भी प्यार नहीं है और तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम यून लॉन्ग होता है और जो इसके पीछे खड़ा होता है उसका नाम ली टाओ होता है और जो इसके बराबर में खड़ा होता है उसका नाम चू चैंग फैंग होता है। और अब उन तीनों को वहाँ पर देखने के बाद जो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तीनों जो है वो हमारे सेक्ट के इलाइट मार्शल आर्टिस्ट है, जिन्हें कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग टैलेंट भी कहा जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि तीनों ये जो है वो आउटर सेक्ट के यहाँ पर ट्रायल के अंदर आएंगे। और उन तीनों को वहाँ पर देखने के बाद जो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तीनों तो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। मैंने सुना था कि इन्हें यहाँ पर इनर एल्डरों के द्वारा सेलेक्ट किया गया है और अगर तुम्हें एक बार इनर एल्डरों के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाता है तो तुम बिना टेस्ट के ही यहाँ पर सेक्ट के अंदर इंटर कर सकते हो। और अब उन तीनों को वहाँ पर देखने के बाद जो हान होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तीनों जो है वो इस साल के सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल है और मैंने नहीं सोचा था कि ये तीनों भी यहाँ पर आने के बाद इस भिखारी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सिस्टर लिंग को यहाँ पर इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ से यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो बस यहाँ पर इस भिखारी की पिटाई देखना चाहती हूँ। तो इसीलिए मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि यहाँ पर इस फाइट का एंड कैसे होता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो ये चैन होता है वो भी उन लोगों की तारीफ़ करने लगता है और उनकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि तुम तीनों जो है वो थोड़े इंप्रेसिव तो हो, क्योंकि तुम तीनों के जो मूव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और तुम तीनों को यहाँ पर इलाइट जीनियस कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही यून लॉन्ग जो होता है वो बोलता है कि अरे ये टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ऐसी चीज़ों को कहना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली टाओ होता है वो वहाँ पर शुक्रिया बोलने लगता है और वहीं जो चू चैंग होता है वो बोलता है कि तुम तो हमारे साथ में यहाँ पर फ्लर्ट कर रहे हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब यून लॉन्ग जो होता है वो आगे आता है और वो आगे आते हुए ये चैन से बोलता है कि अगर खुद सेंटेंस जो है वो तुम्हारा इस तरह से ध्यान रख रही है तो ये बात तो नॉर्मल है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम यहाँ पर सामने आओ और सामने आने के बाद हमें यहाँ पर अपनी थोड़ी स्किल जो है वो दिखाओ, क्योंकि हम लोग भी तुम्हारी स्किल को देखने के बाद तुमसे थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं। और उसकी इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो भी अब हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि फाइनली जो मैं चाहता था वो यहाँ पर होने वाला है। जो सुनकर दूसरा डिसाइबल बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस भिखारी को यहाँ पर इसकी बेइज्जती होते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि इस भिखारी ने यहाँ पर मेरे अंदर की नफरत जो थी उसे जगा दिया है सेंटेंस से इस तरह का काम करा कर। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो ये चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी जगह से खड़ा होकर तुम्हें यहाँ पर ये फॉर्मेशन का टेस्ट जो है वो पास कर दिखाऊँ। अगर मैं सच बताऊँ तो मेरी आंखों में ये फॉर्मेशन जो है वो कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है कि मैं आंख बंद कर भी इस फॉर्मेशन को यहाँ पर पास कर सकता हूँ। तो इसीलिए इस फालतू की फॉर्मेशन के ऊपर मैं अपना टाइम जो है उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। और अब ये चैन की इस बात को सुनने के बाद जो ली टाओ होता है उसे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुमने क्या कहा, क्या यहाँ पर जो ग्रेट फॉर्मेशन है किंग्स वन सेक्ट की वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम भिखारी कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की बात बोलने की। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो चू चैंग होता है वो उसे रोक देता है और वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ब्रदर ली टाओ, आखिर आप इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो भिखारी है जो कि इस तरह की बातों को बोल रहा है, लेकिन बातों से सारी चीज़ें जो है वो जस्टिफाई नहीं की जा सकती। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम यहाँ पर हमें कुछ कर दिखाओ। तो तुमने कहा कि ये फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मामूली सी है और तुम अपनी आंख बंद कर भी इस फॉर्मेशन को पास कर सकते हो, तो फिर कैसा रहेगा कि अगर तुम ऐसा कर दिखाओ, हमें ये फॉर्मेशन जो है वो पास कर दिखाओ। तो और चू चैंग की इस बात को सुनने के बाद जो यून लॉन्ग होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं चू चैंग की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, कैसा रहेगा कि अगर तुम हमें यहाँ पर कर दिखाओ। तो और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से जो ये चैन होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद गुस्से से उससे बोलता है कि तुम भिखारी कहीं के, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम अपनी बातों को यहाँ पर प्रूफ कर क्यों नहीं दिखाते हो, मुझे ये मत कहना कि तुम्हें ऐसा करने से डर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो भी इस फॉर्मेशन को यहाँ पर ब्रेक कर सकता है, और चूंकि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों को प्रूफ कर नहीं दिखाने वाला। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो ये लिंग से बोलता है कि गर्ल तुम एक सर्वेंट हो तो फिर तुम सर्वेंट की तरह यहाँ पर एक्ट क्यों नहीं कर रही हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा कप खाली हो चुका है, तो तुम्हें यहाँ पर इसे भरना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये लिंग जो होती है वो भी उसे ओके बोल देती है और वो अपने मन में गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें भिखारी कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से वाइन मांगने की और पूरी पब्लिक के सामने मुझे सर्वेंट बोलने की।
और इतना सोचकर अब वो ये चैन को वाइन जो होती है वो सर्व करने लगती है और उसे सर्व करते हुए बोलती है कि माई लॉर्ड, आपने कहा कि जो किंग जुआन सेट की लो हेवनली फॉर्मेशन है इसे एक नॉर्मल इंसान भी यहाँ पर ब्रेक कर सकता है। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या मेरी जो सर्वेंट है उसे मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है। जो सुनने के बाद ये लिंग उसे बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे आपकी बातों के ऊपर यकीन है, मैं तो बस थोड़ा क्यूरियस थी। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, एक नॉर्मल इंसान जो है वो इस टेस्ट को पास कैसे कर सकता है, क्योंकि ये 5th ग्रेड की जुआन फॉर्मेशन है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ये चैन होता है वो अपनी वाइन को पीने लगता है और वाइन को पीते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम यहाँ पर इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो, तो ठीक है, मैं अब तुम लोगों को यहाँ पर शो कर ज़रूर दिखाऊंगा। और अब ये चैन को अपनी जगह से खड़ा होता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि चलो फाइनली ये तैयार हो गया, अब हमें यहाँ पर एक अच्छा शो जो है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं इस इंसान की यहाँ पर बेइज्जती होते हुए देखना चाहता हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो जीनर से बोलता है कि जीनर प्लीज़ मेरे पास में आओ। जो सुनते के साथ ही जीनर जो होती है वो भी ये चैन के पास में आ जाती है। और जो ये चैन होता है वो जीनर के पास में आने के बाद उसके कान में बताता है कि जब तुम फॉर्मेशन के अंदर इंटर करोगी तो तुम्हें वहाँ पर इस तरह से कहना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जीनर जो होती है वो भी फॉर्मेशन की तरफ जाने लगती है और वो जाते हुए बोलती है कि ठीक है ब्रदर, जैसा आपने बोला मैं वैसा ही करूँगी। जो सुनकर ये चैन उसे बोलता है कि ठीक है, तुम जाकर इंजॉय करो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबलों की तो हालत ख़राब ही हो जाती है और एक डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसने कहा कि फॉर्मेशन के अंदर जाकर मज़ा करो, क्या इसे ये कोई गेम लग रहा है। तभी जो दूसरा डिसाइबल होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को फॉर्मेशन के अंदर भेज रहा है, क्या इस इंसान का दिमाग ख़राब हो गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ये लिंक जो होती है वो भी ये चैन के पास में आ जाती है और ये चैन के पास में आने के बाद बोलती है कि मास्टर, क्या आप सच में जीनर को टेस्ट के लिए भेजने वाले हो, क्योंकि वो तो कोई कल्टीवेटर भी नहीं है और अगर वो फॉर्मेशन के अंदर गई तो वो मारी जाएगी। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो आराम से अपनी कुर्सी पर लेट जाता है और वो अपनी कुर्सी पर लेटते हुए बोलता है कि जीनर कोई कल्टीवेटर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो जीनर है वो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है। जो सुनते के साथ ही जो लिन टाओ होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये पर्सन जो है वो सच में इस लिटिल गर्ल को यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर इंटर करा रहा है। जो सुनकर यून लॉन्ग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलो तो अब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जैसे ही ये लड़की यहाँ पर इंजर्ड होगी तो उसके कारण यहाँ पर सभी लोगों को मौका मिल जाएगा इस बास्टर्ड को यहाँ पर पीटने का, क्योंकि इसके कारण ही वो लिटिल गर्ल इंजर्ड होने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी इंजरी जो है वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी हो जाए और वो यहाँ पर मारी जाए, जिसके बाद हमें इसे यहाँ पर ख़त्म करने का भी मौका मिल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जीनर जो होती है वो उस फॉर्मेशन के पास में आ जाती है और उस फॉर्मेशन के पास में आने के बाद उसे देखते हुए बोलती है कि हाँ, ये वही जगह है जो कि ब्रदर ने मुझे बताई थी। और इतना बोलते के साथ ही जीनर जो होती है वो फॉर्मेशन के अंदर अपने पैर को रोक देती है, जो देखने के बाद तो वहाँ पर खड़े हुए लोगों की सांसें ही रुक जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही जीनर जो होती है वो फॉर्मेशन के अंदर आती है तो फॉर्मेशन के अंदर से एक एनर्जी की बहुत ही पावरफुल वेव जो होती है वो उठकर सीधे ऊपर की तरफ जाने लगती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।